start this movie. बच्चों गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? ओके बेटा, ठीक है। बच्चों एक मिनट रुक जाइएगा बस, है ना, थोड़ा सा एक बार सेटअप हो जाए। चलिए बस मुझे एक बात बता दीजिए कि स्क्रीन अगर नजर आ रही हो तो लिख के बता दो मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब मैं भी दिख जाता हूँ आपको। चलिए बच्चों गुड मॉर्निंग, है ना, दिख गए आपको अब? ठीक है यार, होमवर्क के लिए ना बच्चों एक काम मैं एक्चुअली आज कल कहने वाला था, भूल गया कि अब होमवर्क तो वैसे तो डिस्कस कर लेंगे, बट एक्चुअली जो क्लास में मैंने ग्राफ बनाने के सवाल दिए थे ना, वो क्या एक बार आपको मैं ग्राफ बता दूं, भेज दूं, उसके बाद फिर आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद पूछो। तो जो मैंने कल पीडीएफ शेयर की थी, जो पीडीएफ बच्चों शेयर की थी कल मैंने, है ना, जो क्लास के बाद में, तो यार वो है ना एक, आप इस मतलब आप में से कोई ऐसा है जो मेरे को क्लास के बाद पीडीएफ व्हाट्सएप कर सकता है मेरे नंबर पे? ऐसी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? केवल इस वीक की बात है, सैटरडे तक की। ठीक है, तो रुद्राक्ष भारती
है ना बेटा। तो ये सैटरडे तक की आपकी जिम्मेदारी है ना, ठीक है। उसके सैटरडे के बाद फिर किसी और की जिम्मेदारी कर देंगे, ठीक है। तो इस बार तो भाई ये कर देगा अपना ना, क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष, ठीक है बेटा, रुद्राक्ष, ठीक है। हाँ तो रुद्राक्ष भेज देगा। लेकिन क्या क्या भेजना है बेटा, कुछ भी नहीं भेजना है। क्लास के बाद जो मैं हैंड आउट आपको शेयर करता हूँ ना यहाँ पे, क्लास के बाद में जो पढ़ाते हैं वो हैंड आउट, वो आप भेज देना। तो क्योंकि उसमें अपन होमवर्क लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसमें होमवर्क एक बार देख लूंगा तो मैं अपने सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना ग्राफ आपके ठीक बने कि नहीं। उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अभी अपन क्या आज वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आज थोड़े से भैया क्वेश्चंस में टफ टफ लेने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग क्या है, थोड़ा दिल थाम के बैठ जाइए बच्चों, है ना, और थोड़ा सा दिमाग को एकदम खोल ले, ठीक है। क्योंकि हम थोड़े खतरनाक और बड़े बड़े सवाल करने वाले हैं आज, ठीक है। बाउंसर्स भी हो सकते हैं कुछ कुछ, पर घबराना आपको नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो अब बच्चों क्या है कि हमने कल, अच्छा कल बच्चों एक क्वेश्चन कराया था लॉग का सबसे लास्ट वाला, जिसमें लॉग बेस 2 था, फिर अंदर माइनस का लॉग के बेस हाफ था, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 था, फिर -1 था, ऐसा कराया था, ठीक है। हाँ बच्चों, यहाँ तक ठीक है। तो कल जो मैंने आपको बताया था उसमें लास्ट, हाँ ठीक है, तो उसमें एक्चुअली आंसर क्या दिया था हमने, आंसर क्या दिया था लास्ट में। चलिए अपन देख लेते हैं, पीडीएफ आ जाएगी मेरे पास तो अपन देखते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। वापस से हम डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अब, ठीक है। डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखो, अब मैं ना, हमने हालांकि कल लॉग से रिलेटेड सवाल देखे थे, अब मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा भैया, ठीक है। क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग cos 2 पाई x, और बेस है कितना बच्चों, x, ये है, ठीक है। इसका निकालना है हमें डोमेन, इसका निकालना है डोमेन, अच्छे समझिएगा भैया यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन अगर निकालना है बच्चों, तो इसका डोमेन क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर का जो मसाला है, अंडर रूट के जो अंदर का मसाला है वो क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव, मतलब लॉग ऑफ cos 2 पाई x टू द बेस x। अब जिन बच्चों ने लॉग नहीं पढ़ा है वो चिंता ना करें भैया, ठीक है ना, वो सारा एक बार लॉग आपको बता देंगे, उसके बाद आपसे लॉग हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो आप इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, सर एक बार लॉग पढ़ा दें, क्योंकि ये क्वेश्चन ना लॉग का भी, ऐसे मान लो अपग्रेड, जिसने लॉग बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको भी समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो, उनको तो दिक्कत आनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 11th का जैसे कि सर क्लास ले रहे हैं, तो सर एक बार लॉग जब आपको पढ़ा देंगे, थोड़ा सा बेसिक बता देंगे लॉग का ग्राफ एंड ऑल, तब ये समझ में आ जाएगा ना। तो अभी देखो बच्चों, ये जो log cos 2 पाई x है, बेस x है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें निकालना है डोमेन। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि log के बेस में x है, तो x पॉजिटिव होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये चीज तो प्राइमरी तौर पे पता चल जाती है ऑब्जर्वेशन से कि भाई log है, तो इसलिए ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है कि log जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये log ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है, हमने देखा था कि दो केस पढ़ते हैं हम log में। log का बेस, लॉग का जो बेस होता है बच्चों, अगर वो 1 से बड़ा है तो लॉग का ग्राफ ऐसा बनता है, ये लॉग एक्स का ग्राफ बेस ए, और ए जब 1 से बड़ा है तो ऐसा बनता है, और जब लॉग का बेस 0 से 1 है तो ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग बनता है, घटता हुआ, है ना, ये। तो एक्चुअली इसमें ये जज करना कि देखो कि लॉग एक्स की वैल्यू, इसमें ये जज करना कि log x की वैल्यू पॉजिटिव कब है, वो डिपेंड करेगी कि ग्राफ क्या है, और ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा, बेस क्या है। और यहाँ बेस तो अननोन है अभी x, तो हम क्या करेंगे, दो केस मान लेंगे, क्या मान लेंगे, दो केस, ठीक है।
दो केस हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो देखो पहला केस ही ले लेते हैं बच्चों, केस नंबर 1, कि x जो हम ले रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में लेते हैं। कितना लेते हैं? 0 से 1 के बीच में, मतलब लॉग का बेस हमने 0 से 1 कंसीडर किया पहले। तो बच्चे एक बात बताओ, x 0 से 1 अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये लॉग का बेस तो हो गया डिफाइन 0 से 1, लेकिन जो अंडर cos 2 पाई x है भैया, वो डिफाइन भी तो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब पहली बात तो ये जो cos 2 पाई x है ना, वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। लेकिन जब हम x 0 से 1 ही ले रहे हैं तो हम केवल x 0 से 1 से मतलब रखेंगे, पूरी दुनियादारी से हमें मतलब नहीं रहेगा। तो बच्चों x अगर 0 से 1 है तो हम केवल उसी में ही मतलब रखेंगे, ठीक है, x 0 से 1 में, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर हम केवल इसी में मतलब रखेंगे तो यार ये जब x 0 से 1 जाएगा तो ये जो मसाला है 2 पाई x, ये कहां से कहां तक जाएगा? तो कोई भी बता सकता है, ये 0 से 2 पाई तक जाएगा। अब 0 से 2 पाई क्या होता है भैया ट्रिग्नोमेट्री में? 0 से 2 पाई का मतलब होता है ये पूरा एक चक्कर, सही है, पूरा चक्कर। पर ये 2 पाई x क्या हो गया? पूरा चक्कर। इसको थीटा मान लेते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि cos 2 पाई, इसमें cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। अब cos थीटा यार पूरी जगह तो पॉजिटिव होगा नहीं, हम cos थीटा का ग्राफ बना के देख लेते हैं। ऐसे समझ नहीं आता तो ग्राफ से देखो। cos थीटा का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? ऐसा पूरे में नहीं बनाना, 2 पाई तक बनाना है ना। इसको मैंने 2 पाई x को क्या मान लिया? थीटा, और थीटा 0 से 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई में एंगल बना लिया, ग्राफ बना लिया। अब cos थीटा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो बच्चों देखो cos थीटा पॉजिटिव एक तो यहाँ नजर आ रहा है, एक यहाँ पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा? जब ये एंगल थीटा कितना बनेगा? एक मिनट बच्चों, ये एंगल कितना बनेगा? पाई/2, और ये एंगल कितना बनेगा? 3 पाई/2 से 2 पाई, सही है। तो इसका मतलब बच्चों ये cos 2 पाई x पॉजिटिव कब आएगा? जब हमारा जो एंगल है 2 पाई x बच्चों, वो 0 से पाई/2 के बीच में हो, या फिर हमारा जो एंगल है 2 पाई x, जिसको हमने थीटा माना था, वो कहां से कहा? तो वो 3 पाई/2 से 2 पाई हो। अब ऐसे दिमाग में आ सकता है कि ग्राफ सर आगे भी तो बनता है cos x का, बहुत आगे तक बनता है, क्यों नहीं बनाया? मैंने आपको बता दिया, हम केस की बात कर रहे हैं जब x 0 से 1 है, तो हम इसके बाहर जाएंगे क्यों? जब x 0 से 1 है तो ये जो cos 2 पाई x एंगल, ये कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 पाई से और मिनिमम 0। तो एक्चुअली ये एंगल हमें 0 से 2 पाई में ही बात करेंगे ना, बाहर क्यों जाए? सही है, तब हमारा केस ही 0 से 1 है। तो बच्चों ये होगा या ये होगा? इसका मतलब क्या हुआ? जब इसको सॉल्व करोगे आप तो x कितना आ जाएगा? 2 पाई का डिवाइड करते हैं 0 से 1/4, या जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2 पाई का डिवाइड करके x आ जाएगा कितना? 3/4 से 1 के बीच में। कोई समस्या? ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से दो चीजें आ गई, क्या? कि अगर cos 2 पाई x को, मतलब लॉग को डिफाइन होने के लिए cos 2 पाई x को पॉजिटिव होना पड़ेगा ना बच्चों, तो वो तब होगा जब x एक तो क्या हो? 0 से 1/4 हो, या फिर x 3/2 से 1 के बीच, और 3/4 से 1 तक हो। सही बात है। तो ये तो अभी हमने क्या किया है पता है आपको? अभी हमने केवल log x को डिफाइन किया, log बेस x को डिफाइन किया, x 0 से 1 ले लिया एक केस में, और दूसरा हमने बोला कि cos log के अंदर का मसाला cos 2 पाई x है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसको पॉजिटिव किया। अभी तो हमने क्वेश्चन को डिफाइन किया, बस क्या किया? डिफाइन, है ना, ताकि लॉग डिफाइन हो जाए। अब लॉग डिफाइन होने के बाद एक शर्त और है कि ये जो लॉग केवल डिफाइन नहीं चाहिए, ये लॉग क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक बात बताइए, लॉग का बेस 0 से 1 है और अंदर कौन बैठा हुआ है कुंडली मार के? 2 पाई x। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब हम कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता है बच्चों? कि लॉग का बेस हम ले रहे हैं 0 से 1, तो जब 0 से 1 तक लॉग का बेस होता है तो ग्राफ कैसे बनता है? जब 0 से 1 लॉग का बेस होता है, x देखो 0 से 1 है, तो लॉग का ग्राफ कैसे बनेगा मुन्ना? ये बनेगा, नहीं बनेगा? ये वाला, सही है। और इस ग्राफ में देख के बताओ आप कि इस ग्राफ में देख के बताओ कि लॉग की वैल्यू, log n टू द बेस e की वैल्यू पॉजिटिव कब दिख रही है आपको? पॉजिटिव, बताइए देख के। ये लॉग का ग्राफ में लॉग पॉजिटिव कब नजर आ रहा है? जब n क्या है? 0 से 1 के बीच में है। क्या है? n 0 से 1 के बीच में। तो सेम यहाँ पर भी है, लॉग का बेस 0 से 1 है तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा बच्चों? लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब ये अंदर वाला मसाला क्या होगा बेटा? अंदर वाला मसाला क्या होगा? cos 2 पाई x क्या होगा? 0 से 1 के बीच में। क्या होगा? 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों एक कॉमन सेंस की बात बताओ, हमने कौन सा इंटरवल, ये जो x हमने निकाला है, ये जो हमने ये चीज निकाली थी और ये चीज निकाली थी बच्चों, ये किस में निकाली थी? यहाँ से ना। तो इस इंटरवल में तो cos 2 पाई x ऑलरेडी कितना है? 0 से 1।
इसमें ऑलरेडी cos 2 पाई x को हमने कितना लिया है बच्चों, 0 से कितना लिया, जल्दी बताओ, 0 से 1 के बीच में लिया है। एक मिनट, सही है। 1 क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि 1 किस पे बन रहा था, 2 पाई पे या फिर 0 पे, और वो x की वैल्यू लेना अलाउड थी नहीं हमारे पास, क्योंकि अनइक्वालिटी थी। सही है। तो बच्चों एक बार बताओ, जब हमने x ये लिया था, मतलब x क्या लिया था यहाँ से यहाँ, तो उसमें cos का ग्राफ ये बन रहा था, ये देखो आप, ये cos का ग्राफ था, cos 2 पाई x। तो cos 2 पाई x कितना जा रहा था, 0 से 1। तो एक बार बताओ, ये log जो दिख रहा है आपको, इसका बेस, एक मिनट, ये जो बच्चों log, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, ये जो बच्चों log नजर आ रहा है, इसका बेस जो है, इसका बेस 0 से 1 है, तो ये ग्राफ दिख रहा है। तो अगर इस लॉग के अंदर ये cos 2 पाई x पड़ा हुआ है, और cos 2 पाई x कितना, 0 से 1, ये कितना है हमारे पास, 0 से 1, क्योंकि हमने कौन सा लिया, x लिया ही ये है, और इस x में क्या है, cos 2 पाई x 0 से 1 है। तो बच्चों एक बता, लॉग के अंदर का मसाला यहाँ देखो, अगर 0 से 1 के बीच में घूम रहा है, तो लॉग की वैल्यू तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। चेक करने की जरूरत है कुछ नहीं है। तो हम बोलेंगे जब लॉग का बेस x है और x जो है 0 से 1 है, मतलब लॉग का बेस 0 से 1 है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और ऐसा ग्राफ बनेगा तो cos के ये लॉग के अंदर जो है cos 2 पाई x है, जो खुद 0 से 1 हम ले रहे हैं, ठीक है, हमने इस इंटरवल में लिया है, तो उसमें खुद cos क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो अगर लॉग के अंदर का मसाला 0 से 1 है, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने x निकाला है, इस सारी x की वैल्यू के लिए ये लॉग क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सारी x की वैल्यूज, ये सारी x की वैल्यूज इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर आया कितना, 0 से 1/4 से लेकर 3/4 से 1 की सारी वैल्यूज जो हैं, वो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रही हैं बच्चों, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हमारा x पूरा आ गया। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, हमारा जो डोमेन है वो 0 से 1/4 और 3/4 से 1 आ गया। कब, पहले केस में, जब x हमने 0 से 1 लिया है। अब दूसरा केस भी तो होगा, दूसरा केस होगा भाई, x 1 से बड़ा भी हो सकता है क्या। तो केस सेकंड लेते हैं कि जब x 1 से बड़ा है, 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 तो बेस है लॉग का, 1 से बड़ा। अब बेटा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि x जो है वो 1 से बड़ा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धि लगाएंगे कि भैया देखिए, x अगर 1 से बड़ा है, लेकिन हमारे लिए क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन का डोमेन कब डिफाइन होगा, जब ये लॉग की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर ये लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, कैसे होगी, वो थोड़ा समझते हैं, है ना। उसके लिए थोड़ी अक्ल लगानी पड़ेगी बच्चों। यहाँ पर लॉग का बेस क्या है, x, और x 1 से बड़ा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। तो अगर ये ऐसा ग्राफ बनता है, तो बताओ log n बेस a का ये ग्राफ बनाया है, तो ये log की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगी, जैसे इसको n मान लिया मैंने और ये बेस x है, तो log पॉजिटिव या 0 कब आएगा, तब आएगा भैया जब क्या लोगे आप, n का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब log n टू द बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा इस केस में, जब n जो है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है। केवल तभी हो सकता है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अब बच्चों एक बात बताओ, समझना, यहाँ से लिंक करना इसको, ये भी वही log है, इसका जो बेस है वो भी 1 से बड़ा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। तो log की वैल्यू, इस log की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी भैया, अभी देखो, अभी बताया आपको, सोच के बताओ, इस लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगी, जब ये अंदर वाला n, अंदर वाला n दिख रहा है, अंदर वाला n मतलब ये है, उसकी जगह क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कितना होगा। हाँ भैया जल्दी लिखो, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई। इसको क्या होना पड़ेगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, इसको, इस n को क्या होना पड़ेगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब cos 2 पाई x जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। अब भैया धर्म संकट में पड़ गए हम, क्योंकि cos 2 पाई x 1 से बड़ा तो होता ही नहीं है। होता है क्या, नहीं हो ही नहीं सकता। तो अगर ये 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तो भैया cos 2 पाई x तो केवल और केवल 1 बन सकता है, बस 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 से छोटा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये log नेगेटिव हो जाएगा। देखो, अगर log का बेस x है और अंदर वाला जो नंबर n है, अगर वो 1 से छोटा हो गया, तो गौर से ये ग्राफ दिख रहा है आपको, अगर n जो है, n बच्चों अगर 0 से 1 के बीच में आ गया, तो log क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन हमको चाहिए नहीं, हमको तो क्या चाहिए, log ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इसको ऐसा होने के लिए, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए cos 2 पाई x को 1 या 1 से बड़ा होना पड़ेगा। बट 1 से बड़ा तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब केवल 1 बन सकता है। ये क्या बन सकता है, केवल 1। अब cos 2 पाई x 1 कब बनेगा भैया, देखते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि cos की वैल्यू 1 आती है किस पे, 0 पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, है ना। इसका मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे।
2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इसका मतलब 2 पाई x को कितना होना पड़ेगा, 2n पाई होना पड़ेगा, मतलब x को कितना होना पड़ेगा यहाँ से n के बराबर होना पड़ेगा। अब n क्या चीज है भैया, n इंटीजर होता है वैसे तो, बट नेगेटिव इंटीजर डाल नहीं सकते क्योंकि हम x को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो n की जगह -1 नहीं रख सकते, वरना x -1 आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि x पॉजिटिव होगा क्योंकि बीच में है। दूसरी बात, x 1 भी नहीं डाल सकते, n की वैल्यू 1 भी नहीं डाल सकते क्योंकि n की वैल्यू 1 डालते क्या हो जाएगा, x 1 हो जाएगा, और हमने सवाल में देखा x बेस में है इसलिए 1 भी नहीं हो सकता, तो हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, तो n की जगह क्या रख सकते हो आप, 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये रख दो। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल डोमेन देखें, अगर क्वेश्चन का ओवरऑल डोमेन अगर देखें, तो डोमेन आ जाएगा पिछले वाले केस में तो 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1, और जब x की 1 से बड़ी वैल्यू की बात करेंगे तो उसमें 1 से बड़ी वाली केस में हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो सारी नहीं आई, ऐसे आई है, 2 आया है, कितना आया, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया, 6 आया है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस सवाल को कम से कम आपको एक दो बार तो पहले देखना है, दोबारा वीडियो देखिएगा इसका, फिर एक दो बार ट्राई करके देखना है, ठीक है, और ट्राई करने के बाद फिर से नहीं हो तो फिर से देखना है, फिर समझना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप है आपका लॉग वगैरह ट्रिग्नोमेट्री सब इंक्लूडेड है इसमें, और सब काफी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको ना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था भैया, ये एक बार में समझने वाला क्वेश्चन, समझने आने वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक आप कहानी समझ गए है ना, अच्छे से क्लियर। अब बच्चों कोई दिक्कत है, कुछ तो लिखो भाई, कहाँ चले गए बेटा। एक बार वीडियो देखना, सब समझ में आ जाएगा, एक बार ग्राफ बनाना खुद से सूचना मैंने पहले ही बता दिया है। ये क्वेश्चन कम से कम भी दो बार तो वीडियो देखेंगे आप इसका, और 2 या 3 बार ट्राई करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार देखेंगे ना, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया उसकी बात करो, जिसको आ गया तो बहुत ही बढ़िया है यार, जिसको समझ में आ गया वो तो ये मान लो कि सीधा आईआईटी में जा रहा है फिर वो, है ना, ठीक है, उसको रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर आता है बेटा एलएन प्लस से, आप अमित बेटा कौन सी दुनिया में हो, आता है, क्लास के थोड़ी देर बाद देखा करो, है ना, आपके अकाउंट में रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा रहता है, ठीक है। करिएगा भैया, इसको 2-3 बार देखिएगा, फिर आप लॉग का ग्राफ समझिएगा, लॉग का ग्राफ नहीं आए मतलब तो फिर लॉग का ग्राफ सीखिएगा पहले, आज ही हो सकता है लॉग पढ़ाओ कई बच्चों ने, फिर कॉस का ग्राफ देखिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है एक साथ, है ना, ठीक है। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया ताकि आप इसको पेशेंस से आराम से आधे घंटा टाइम दें और फिर सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लॉग पे ही ले रहा हूं मैं अब। सर ने लॉग पढ़ा दिया था क्या कल, लॉग पढ़ा दिया था सर ने, ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं आज लॉग पे ही क्वेश्चन लेता हूं। ln 5x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। ये आ गया। अब बच्चों देखो, आपको ना अब ये फंक्शंस के ग्राफ समझने पड़ेंगे, ऐसा नहीं बस देख लिया हाँ ऐसा बनता है सुंदर ग्राफ, ऐसा नहीं। हम मैथमेटिक्स वाले हो गए, मैथमेटिकली इसको डिकोड करना है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ को देख के क्या पता चलता है कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये पॉजिटिव कब है, ये नेगेटिव कब है, सब समझ में आना चाहिए ना। तो पहली बात तो ये भैया, इस क्वेश्चन का अगर हमें बोला जाए कभी भी, अब समझना पहले क्वेश्चन से पहले रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज। तो यार रेंज के लिए क्या पता होना चाहिए, डोमेन। और डोमेन इस सवाल में निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉग के अंदर कुछ मसाला है, और लॉग चाहता है कि उसके अंदर का मसाला नेगेटिव ना हो, सही बात है। तो सबसे पहले तो भैया ये जो लॉग के अंदर मसाला है इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ये नेगेटिव वेगेटिव तो नहीं हो जाएगा ना, सही है। तो ये क्या होना चाहिए, मसाला पॉजिटिव होना चाहिए। अब यार ये मसाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो सर ने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताया होगा, तो बेटा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसका डी चेक करेंगे सबसे पहले, तो आएगा 64 माइनस 4ac, तो ये आ रहा है बच्चों -16, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका वाला एक्सप्रेशन का डी नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है आपके पास वो बनेगा हमेशा हवा में। डी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ग्राफ हमेशा बनेगा हवा में। तो ग्राफ हमेशा हवा में बनने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि भाई x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि 5x² माइनस 8x प्लस 4 जो है ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, x की हर वैल्यू के लिए, ये मतलब होता है। तो हम भी क्या चाहते हैं कि ये पॉजिटिव ही तो चाहते हैं हम भी, ये पॉजिटिव चाहते हैं, लेकिन ये तो भाई साहब हमेशा ही पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब
लॉग के अंदर की क्वांटिटी में जो लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है भैया। देखो तो डोमेन कितना आ गया, डोमेन आ गया एक्स, कुछ भी रख दो हमेशा डिफाइन है। डोमेन कितना आ गया बच्चों, आर। कितना आ गया डोमेन, आर। तो डोमेन आर आ गया तो कोई समस्या नहीं है ना। और एक चीज और समझ में आ गई कि ये ग्राफ जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक के लॉग के अंदर वाला, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमेशा पॉजिटिव है तो लॉग का निकाल आसान निकाल मतलब सवाल आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो बच्चों एक बात बताइए, अब ना लॉग पे चलते हैं। तो एल का मतलब होता है लॉग बेस ई 1 से बड़ा होता है, तो लॉग का ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग चीज का क्या मतलब होता है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, इनपुट, आउटपुट बढ़ता जाएगा। इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ता जाएगा, इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ता जाएगा, सही है। तो इसका मतलब जब लॉग को देखो एक्स नहीं मिलता है, आपको इनपुट समझना पड़ेगा। लॉग को इनपुट के तौर पे एक्स नहीं मिल रहा है, लॉग को तो क्या मिल रहा है, ये पूरा मसाला जो आता है 5x² - 8x+4, ये लॉग को मिलता है। हम एक्स किस में देते हैं, हम एक्स इस क्वाड्रेटिक को देते हैं। और वो क्वाड्रेटिक क्या करती है, 5x² - 8x+4 की वैल्यू कैलकुलेट करती है, फिर वो लॉग को दे देती है, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो जब ये क्वाड्रेटिक मिनिमम होगी तो लॉग का वैल्यू भी मिनिमम होगा। और जब ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ये क्या होगा, लॉग भी मैक्सिमम। तो बच्चों ये बताओ इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू सर ने आपको बताई होगी कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनेगा ऐसा। और इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास -d/4 है। कितनी आएगी मिनिमम वैल्यू, -d/4 है। तो डी हमने निकाला था, माइनस का 16 था, तो माइनस डी हो जाएगा 16 अपॉन 4a। ए कितना है बच्चों इसमें 5, तो कितना आएगा 20। तो इट इज 4/5। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू 4/5 होगी, तो इस लॉग की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। जब आप लॉग के अंदर इनपुट मिनिमम दोगे 4/5 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू भी मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी लॉग के अंदर 4/5। और क्वाड्रेटिक मैक्सिमम कितनी बनेगी, तो भाई क्वाड्रेटिक मैक्सिमम कितनी बनती है, इनफाइनाइट। देखो क्वाड्रेटिक कोई रुकने वाली है क्या, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो जब ये अंदर वाला मसाला इनफाइनाइट जाएगा तो लॉग भी तो किधर चला जाएगा, देखो लॉग भी जब अंदर वाला इनपुट इनफाइनाइट जाएगा तो लॉग भी कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, इनफाइनाइट की तरफ। ये आपका रेंज आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये रेंज। ठीक है, ये आपका आंसर, समझ पाए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों कल मैंने आपको लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसके क्वेश्चंस बताए थे कुछ, है ना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। इसकी बच्चों रेंज फाइंड करनी है, हाँ रेंज। अब भैया रेंज के लिए डोमेन वगैरह निकालना पड़ता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व करके अगर देखो फंक्शन को, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स माइनस बॉक्स एक्स है न्यूमरेटर में ना। तो ये जो एक्स माइनस बॉक्स एक्स है बच्चों, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, एक्स में से अगर किसी मतलब एक्स नंबर में से उसका बॉक्स घटा दिया जाए तो क्या मिलता है, फ्रैक्शनल पार्ट। हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब एक्स माइनस फ्रैक्शनल बॉक्स ऑफ एक्स इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ऐसे अपॉन में देखो 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस बॉक्स, इसको क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। रही डोमेन की बात, तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। और बच्चों ये तो वैसे भी जीरो नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा और 1 से छोटा आता है, पॉजिटिव। और यहाँ 1 ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो जीरो तो होने से रहा। इसका मतलब ये हमेशा डिफाइन है। तो डोमेन कितना आ गया, हमेशा आर, कुछ भी हो सकता है। सही बात है बच्चों। तो अब इसका हमको रेंज निकालना है। अब रेंज निकालने का तरीका क्या है कि y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ठीक है, और यहाँ कितना है बच्चों, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये है। चलो एक बार आप ना ट्राई करके देखो फटाफट से, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कल मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए थे लीनियर बाय लीनियर टाइप के। एक बार ट्राई करके देखो फटाफट फटाफट, और बताओ बच्चों कितना आ रहा है। हाँ बच्चों, कोशिश करो करने की।
ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें हमने कल ही देखा था कि हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी मान लेते हैं, क्योंकि बन तो लीनियर बाय लीनियर जैसा ही रहा है। फ्रैक्शनल लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों कितना, टी, है ना। तो अब हमने जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी माना है, तो टी अब कोई भी नंबर नहीं अपने मर्जी से, क्योंकि टी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर है, तो टी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि y इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी। हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या रख दिया, टी। तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि y इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी है, और t जो है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1 है। सही है। तो हमें अब y की रेंज बतानी है, तो ये वही प्रॉब्लम हो गया लीनियर बाय लीनियर का, बट इसमें एक कंडीशन आपको बता दी, और मैंने कंडीशन वाले कल सवाल बता दिए थे कि कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, t को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा, y प्लस वाई टी इज इक्वल टू टी। तो हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर लेके आते हैं। तो इधर बचेगा y और इधर t कॉमन, 1 माइनस वाई, मतलब t की जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है। तो अब t क्या है, t कोई भी रियल नंबर नहीं है, t 0 से 1 है। तो इसका मतलब इस राइट हैंड साइड को भी कितना होना पड़ेगा, 0 से 1, क्योंकि वो भी t के बराबर है। तो y अपॉन 1 माइनस वाई जो है बच्चों, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1। बस इसको सॉल्व करना है और यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले पहला वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, कौन सा, कि y अपॉन 1 माइनस वाई जो है बच्चों, इट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो अपॉन में से माइनस कॉमन लेके इधर भेजेंगे, राइट हैंड साइड में लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और बच्चों ये आ जाएगा, तो इसको हम वेविकर मेथड से बनाएंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, y, इसका क्या मतलब होता है y का, y माइनस 0। तो ये बच्चों हो गया, एक मिनट, ये हो गया बच्चों 0, और ये बच्चों ये क्या हो गया, 1। ठीक है, 0 और 1, हमें प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। कितना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, है ना। तो आप देखिए y माइनस 1 है, तो y के लिए 1 तो हो नहीं सकती, है ना, लेकिन 0 हो सकती है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। आंसर क्या आ जाएगा, क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है, ये आ गया। अभी एक और चीज चेक करनी है, क्या, कि y अपॉन 1 माइनस वाई जो है बच्चों, वो लेस देन 1 भी होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि हम 1 माइनस वाई को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1 प्लस वाई लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 0। तो हम नीचे से क्या करेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे, अपॉन में से माइनस 1 निकालेंगे, और न्यूमरेटर में से 2 बाहर निकाल के राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। तो ऊपर 1 y माइनस हाफ हो जाएगा बच्चों, नीचे y माइनस 1 हो जाएगा। और चूंकि आपने माइनस को राइट हैंड साइड में भेजा, इसलिए इनइक्वालिटी बदल जाएगी। सही है। अब बच्चों देखो, ये भी सॉल्व हो गया। अब इस ये जो मैंने निकाला है ये वाला, इसको भी मैं उसी नंबर लाइन पे प्लॉट करके वेविकर मेथड लगाऊंगा। तो ये कितना आ रहा है, y बराबर y माइनस 1 है, तो ये 1 प्लॉट किया यहाँ पे। ठीक है, 1 दिख रहा है आपको, लेकिन y 1 नहीं हो सकता, बबल क्योंकि अपॉन में है, तो यहाँ में हमने ऑलरेडी बबल बना रखा है। दूसरा, y माइनस हाफ, हाफ कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, प्लस, बीच में माइनस, फिर इधर प्लस है। ये केवल हाफ से 1 के लिए बता रहा हूँ, ऐसे अलग से बना लो। हाफ से 1 के बीच में प्लस माइनस प्लस। आपको कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आएगा, देखो बच्चों इक्वालिटी नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो दोनों जगह बबल आएगा, ये है ना, दोनों नहीं लेने। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के लिए एक तो भैया इधर और एक भैया इधर। तो आपको क्या लेना है, दोनों का कॉमन। दोनों का कॉमन मतलब जहाँ पे ब्लू वाला सोल्यूशन भी है, रेड वाला भी है, तो वो कौन सा नजर आ रहा है आपको, ब्लू और रेड दोनों है, वो नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे क्लोज 0 से ओपन हाफ, देखो दोनों दिख रहे हैं ना यहाँ पे। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू है 0 से हाफ ओपन। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है, क्योंकि 0 पे तो क्लोज इंटरवल है ना, 0 पे तो इक्वालिटी थी। तो ये बच्चों रेंज आ गया, और बहुत सारे बच्चों का एकदम परफेक्ट, बहुत सारे नहीं, अधिकतर बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का एकदम परफेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो और आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अभी, है ना। जैसे एक छोटा सा सवाल फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री में घुसा देते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ले लीजिए बच्चों, कॉस ऑफ 2 साइन एक्स ले लीजिए ना, कॉस ऑफ 2 साइन एक्स। अब इसका निकालना है भैया रेंज। अब डोमेन की तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि 2 साइन एक्स कहाँ मना कर रहा है, वो बोल रहा है एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो।
और वो जो भी वैल्यू आएगी वो कॉस कौन ले लेगा, कॉस का। आप ये गौर से देखेंगे तो ये है ना, कॉस के लिए ये 2 sin x जो है थीटा का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, थीटा का। तो बच्चों यार डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, sin x कुछ भी वैल्यू लेने को तैयार है, ठीक है, और कॉस भी कुछ भी वैल्यू ले लेगा। बट बच्चों यहाँ पर एक्चुअली अगर आप ढंग से देखो तो फंक्शन पता है क्या बन रहा है, y इक्वल टू कॉस थीटा बन रहा है फंक्शन, और थीटा की जगह कौन है पता है आपको, 2 sin x को थीटा का रोल प्ले कर रहा है। और हमें पता है कि x कुछ भी रख दे, x क्या रख दे, कुछ भी, x अगर आप कुछ भी रख दोगे तो 2 sin x बेचारा -2 से 2 तक ही जा सकता है, बस इसके आगे जा नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा y बराबर cos थीटा, इसमें जो ये थीटा है जो कि 2 sin x है, वो -2 से 2 तक ही ट्रेवल कर पाएगा बस। इसका मतलब इस cos को अंदर अपने इनपुट क्या मिलेगा, थीटा की फॉर्म में -2 से 2 ही मिलेगा बस, इससे ज्यादा का इनपुट नहीं मिल रहा है, इससे कम का। अच्छा समझ आ गई। x आप कुछ भी रख दो, वो x किस में जाएगा, 2 sin x में जाएगा, और 2 sin x -2 से 2 तक ही जा सकता है। तो cos को क्या मिलने वाला है अंदर, cos को अपने अंदर क्या मिलने वाला है, -2 से 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब अगर y बराबर cos थीटा है और थीटा -2 से 2 है, -2 से 2 तक जा सकता है, तो अब मैं cos का ग्राफ बच्चों प्लॉट करूंगा, ठीक है, और जल्दीबाजी नहीं करनी है कभी भी, है ना। तो cos थीटा का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। cos थीटा का ग्राफ बच्चों ऐसा कुछ बनता है, और इधर भी ऐसा कुछ बनता है, लेकिन cos थीटा में जो थीटा है वो -2 से 2 है। अब ये -2 से 2 क्या होता है बच्चों, -2 से 2 का मतलब है -2 रेडियन से 2 रेडियन। तो बच्चों ये बताओ यार, ये यहाँ पर कितना आएगा, थीटा π/2, ठीक है, और यहाँ कितना आता है थीटा पाई, पाई कितना होता है 3.14, π/2 कितना होता है 1.57। तो बताओ 2 कहाँ फंसेगा, यहाँ पे 2 यहाँ कहीं फंसेगा, कहाँ फंसेगा, यहाँ बीच में। और मैं पूछूं कि 2 पर कॉस की वैल्यू तो पता नहीं है, 2 पर कॉस की वैल्यू भैया, 2 पर कॉस की वैल्यू कितनी होगी, cos 2 होगी, खत्म बात। अब वैल्यू नहीं पता तो हम तो लिखेंगे ना, थीटा को 2 डाल देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी cos 2, ये वैल्यू कितनी cos 2, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं रेड से बना देता हूँ, ये आपका पॉइंट है 2, ठीक है, यहाँ पर क्लियर, समझ में आ रही बात। इसके बाद बच्चों एक बात बताइए, ऐसे ही लेफ्ट साइड में हम देखें तो ये होता है -π/2, तो मतलब इसी के यहाँ पर एकदम यहाँ -2 मिलेगा, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये इसका मतलब यहाँ पे -2 मिलेगा, -π/2 की इधर। और cos की वैल्यू cos -2 कितना होता है देखना यार, cos -2 जो होता है वो cos 2 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने। इसका मतलब 2 पर जो वैल्यू आ रही है वही -2 पर भी वैल्यू आ रही है। तो बच्चों कुल मिला के y बराबर cos थीटा का हमने ग्राफ बनाया, लेकिन उसमें थीटा पे ऑब्लिगेशन क्या थी कि वो थीटा -2 से 2 तक ही हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो केवल बच्चों यहीं से शुरू होगा, किससे, थीटा -2 से लेकर यहाँ तक जाएगा भैया, थीटा 0 तक, है ना। और थीटा 0 से थीटा 1 π/2 होते हुए थीटा 2 तक, बस कितना सही ग्राफ है, आगे का ग्राफ ही नहीं। क्योंकि ये हमने थीटा क्या ले लिया, यहाँ से आता है थीटा हमने -2 से 2 तक ले लिया साहब ये। अब जरा गौर से बताओ यार, -2 से 2 में अगर आपने cos थीटा का ग्राफ बनाया है और आपको रेड कलर से दिख रहा है, तो ये बताओ cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है इस ग्राफ में, देखो जरा। cos 2 बिल्कुल, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है cos 2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। समझ में आया। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमें इस cos थीटा का रेंज निकालना है जहाँ थीटा -2 से 2 जा रहा है, तो भैया थीटा -2 से 2 में हमने cos थीटा का ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी मिनिमम cos 2, मैक्सिमम आ रही थी 1। तो बच्चों रेंज कितनी आएगी इस प्रॉब्लम की, मिनिमम से मैक्सिमम, cos थीटा मिनिमम से मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम वैल्यू हो रही है cos 2, मैक्सिमम वैल्यू हो रही है 1। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर cos 2 क्या होता है, समझ नहीं आ रहा भैया, cos 2 की वैल्यू क्या होती है हमें भी नहीं पता, है ना, क्यों करना है, हमें तो बस पता है कि मिनिमम वैल्यू cos 2 है, दैट्स इट, कितना लिखना है आपको, कोई पूछ नहीं रहा आपसे ना कितनी होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब वैल्यू नहीं पता होती तो ऐसे रख देते हैं, खत्म बात। सही है, तो ये आपका रेंज आ गया, ये और ये आपका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरे ख्याल से समझ पाए आप, है ना, ये सब चीजें, कि अगर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं होता है ना, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें आप समझ पाए हैं अच्छे से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, है ना, अगले टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक बेटा एक छोटा सा टॉपिक है ना। टॉपिक क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको, लिख देते हैं, इक्वल और वी कैन से आइडेंटिकल, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, ये हमारा अगला हेडिंग है।
तो बच्चों इक्वल और आइडेंटिकल एक ही मतलब होता है, तो ये क्या होते हैं देखते जरा। आप भी चाहे तो साथ साथ लिखते रहिए, मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे। टू फंक्शंस f and g are said to be equal if के बाद पहला the domain of f equal to the domain of g। ठीक है, तो दो फंक्शन इक्वल आइडेंटिकल कब कहलाएंगे? जब f का डोमेन और g का डोमेन बराबर हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी, द कोडोमेन of f is equal to the कोडोमेन ऑफ g। अब बच्चे एक बात बताइए कि हम सवाल जब कर रहे हैं इतने सारे कोडोमेन तो कहीं दिया ही नहीं होता, तो नॉर्मली कोडोमेन भी इक्वल होने चाहिए, बट अनटिल अनलेस कोडोमेन स्पेसिफाई होते ही नहीं फंक्शन जब गिवन होता, तो हम आर मानते हैं, आपको बताया था। तो कोडोमेन चेक करने का तो लफड़ा ही खत्म है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अपन आर मानते हैं अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड न कर रखा हो, स्पेशली बता रखा हो कि ए से बी में डिफाइन है, बी सेट क्या है वो आपको पता है, कहीं देते नहीं है ना। तो कोडोमेन निकालने की झंझट तो खत्म है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। भाई देखिए, इक्वल की बात कर रहे हैं दो फंक्शन की, तो इक्वल सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है कि एफ एक्स और जी एक्स इक्वल मतलब बराबर होने चाहिए। कब? एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन। अभी कॉमन डोमेन का मतलब क्या है? जब हम ऊपर पहले से ही बोल रहे हैं कि एफ और जी का डोमेन बराबर होना चाहिए, तो कॉमन डोमेन भी क्या हो गया? मतलब वही हो गया, एफ का डोमेन भी कॉमन हो गया, जी का डोमेन भी जब मैं बोल रहा हूँ एफ और जी का डोमेन ही कॉमन है, बराबर है, तो कॉमन डोमेन मतलब उनमें से किसी का भी डोमेन। तो इसका मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे एफ एक्स और जी एक्स आपस में बराबर होने चाहिए। अगर फंक्शन ही बराबर नहीं होंगे तो इक्वल आइडेंटिकल का कोई मतलब नहीं है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन तो बच्चों ये देखो, है ना, कि एफ एक्स और जी एक्स बराबर हो तो आइडेंटिकल है। ठीक है, लेकिन केवल इससे आइडेंटिकल नहीं होगा, उससे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि पहले डोमेन भी बराबर होना चाहिए। तो बच्चों जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल, बेसिक्स एग्जाम्पल से मैंने क्लास में बताया था कि मैंने बोला एफ एक्स जो है बेटा, एफ एक्स वो है मान लीजिए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और बच्चों जो जी एक्स है, जी एक्स वो है टू लॉग एक्स। अब ये फंक्शन देखने में तो इक्वल लगते हैं, पर एक्चुअली अगर आप ढंग से देखो तो लॉग एक्स स्क्वायर का डोमेन, मैंने आपको क्लास में डिस्कस की थी बातें, इसका डोमेन की अगर आप बात करोगे तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, बस एक्स जीरो नहीं बनना चाहिए, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। लेकिन बच्चों अगर इसका डोमेन निकालें टू लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स कब डिफाइन होगा? जब एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा जीरो से इनफाइनाइट। तो ये दोनों फंक्शन दिखने में तो बराबर दिखते हैं, बिल्कुल, है ना, लेकिन इनके डोमेन क्या है? अलग अलग, डोमेन अलग अलग है। सही बात है। तो बच्चों देखो, कॉमन डोमेन की अगर मैं बात करूं, इसकी कॉमन डोमेन की, है ना, कॉमन डोमेन क्या है दिखा, ये है पूरा आर माइनस जीरो, और ये है जीरो से इनफाइनाइट। तो कॉमन डोमेन क्या हो जाएगा पता है आपको? कॉमन डोमेन भी जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा दोनों का। और अगर आप गौर से देखेंगे तो कॉमन डोमेन के अंदर, कॉमन डोमेन में लॉग एक्स स्क्वायर को हम हमेशा टू लॉग एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डोमेन समझे? जीरो से इनफाइनाइट, एक्स पॉजिटिव है। अब बच्चों एक्स पॉजिटिव है तो लॉग एक्स स्क्वायर टू लॉग एक्स बराबर ही आएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन डोमेन ही सेम नहीं है इसका, और इसका अगर डोमेन सेम नहीं है तो पहली ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब फंक्शन आर नॉन आइडेंटिकल। इसका मतलब तीसरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। देखो क्या कर रहे हैं कि देयर कॉमन डोमेन, दोनों का कॉमन डोमेन कितना आया? जीरो से इनफाइनाइट ओपन। और कॉमन डोमेन में आप जानते हो लॉग एक्स स्क्वायर लॉग टू लॉग एक्स बराबर होंगे, क्योंकि जीरो से इनफाइनाइट मतलब पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख दो एक्स की जगह, ठीक है, तो जितनी वैल्यू लॉग एक्स स्क्वायर की आएगी उतनी टू लॉग एक्स की भी आएगी। लेकिन यहाँ पर डोमेन सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो गए? नॉन आइडेंटिकल। क्या हो गए? नॉन आइडेंटिकल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ गया भैया? बताओ फिर आगे बढ़े। हाँ बेटा बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत?
ठीक है, ठीक है, ठीक। बेटा सागर, आप एक बार बताओ कि थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो ना, बार बार एक ही सवाल कर रहे हो कि सर ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई ग्रुप है क्या? आप डिस्कशन क्या करोगे? आप कोई मतलब कैट की तैयारी कर रहे हो क्या? आईएम जाने के लिए ग्रुप डिस्कशन होगा वहां पे आपका, उसकी तैयारी करनी है। किससे डिस्कशन करना है आपको ग्रुप बना के? कोई ग्रुप नहीं है बेटा, फालतू में व्हाट्सएप वगैरह यूज नहीं करना है। अगर ऑफिशियल ग्रुप होगा तो यहाँ से बन जाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मस्त रहिए। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ना एफ और जी लिखा है, वाई कहीं पे नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है, एफ जी लिखा है, दो फंक्शंस एफ एंड जी। आगे बढ़ते हैं। अब बार बार इन चीजों में ध्यान मत दीजिए भाई, क्लास चल रही है, उस पर फोकस करिए ना, थोड़े दिन की बात है, फिर आप ऑफलाइन में आ जाएंगे ना। नहीं बच्चों, दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है बेटा। अभय, मैंने ये तो बताया दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है, मैंने लिखा ना एन आई। एन आई का मतलब नॉन आइडेंटिकल, क्यों? क्योंकि दोनों के डोमेन अलग अलग थे, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पा रही है ना। सही है, तो नॉन आइडेंटिकल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो आप, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ लिखा एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जी एक्स एक फंक्शन लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस वन। बेटा ईशान, log एक्स स्क्वायर, कुछ दिमाग लगा लो, log एक्स स्क्वायर कब डिफाइन होगा? जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब होता है? एक्स की सारी वैल्यू पे होता है, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, सिवाय किसके? जीरो के। जीरो नहीं बनना चाहिए, तो क्या आ गया? एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा। बस जीरो नहीं रख सकते, तो क्या हो गया? आर माइनस जीरो हो गया, ठीक है। ये भैया देखो, ऐसे दो फंक्शन लिखे, और हमें जनरली ये दोनों फंक्शन बराबर नजर आते हैं, क्योंकि हम ऐसा करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर है तो उसको लिख देते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और अंडर रूट है तो दोनों अंडर रूट को मल्टीप्लाई में अलग अलग कर देते हैं। तो ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स में अपन लिख देते हैं, क्योंकि वहां पे डोमेन का चक्कर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन आइडेंटिकल या इक्वल कहलाएंगे, एक ही बात है, आइडेंटिकल बोलो या इक्वल बोलो। तो बच्चों उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले डोमेन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डोमेन। तो डोमेन कैसे चेक करेंगे बच्चों की? भैया एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो अंडर रूट के अंदर है एफ में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो बच्चों ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन का जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा? नंबर लाइन पे बेबी कर्व मेथड लगाएंगे, माइनस वन वन प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो ये और ये। तो डोमेन कितना आ गया बच्चों? डोमेन ऑफ एफ कितना आ गया बच्चों, बताओ? माइनस इनफाइनाइट से कितना? माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट। तो एफ एक्स का डोमेन तो ये आ गया। अब बच्चों बात करते हैं जी एक्स के डोमेन की, ये रहा जी एक्स, है ना, ठीक है। तो जी एक्स का डोमेन की अगर आप बात करोगे, मैं जी एक्स को लिख देता हूँ, जी एक्स जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन है। इसका डोमेन निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? ये अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए। तो ये अंडर रूट डिफाइन कब होगा? जब अंडर रूट के अंदर का मसाला एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। लेकिन साथ में बच्चों ये वाला अंडर रूट भी डिफाइन होना चाहिए, अंडर रूट एक्स माइनस वन वाला। तो ये डिफाइन कब होगा? जब एक्स माइनस वन क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो बच्चों? वन या वन से बड़ी। तो हमको क्या करना है? हमको ये वाला और ये वाला दोनों अंडर रूट डिफाइन करने हैं एक साथ, ठीक है, ताकि पूरा फंक्शन जी डिफाइन हो जाए। तो क्या करोगे? दोनों का क्या निकालोगे यहाँ पे? इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यू, ताकि दोनों डिफाइन हो जाए। तो पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है भैया देखो, पहला कह रहा है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन या उससे बड़ी लेनी है तो ये डिफाइन होगा। दूसरा कहता है मैं डिफाइन तब होगा जब एक्स वन या वन से बड़ा लोगे। तो दोनों की बात अगर सुने, तो दोनों की बात सुनेंगे तो क्या होगा? इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? वन या वन से बड़ा ले लो, दोनों की बात सुनने में आ गई। इसका मतलब जी का जो बच्चों डोमेन है, डोमेन ऑफ जी जो है ना, इसको अपन ने ऐसे नाम रख दिया डी जी। तो वो कितना आ रहा है भैया? वन या वन से बड़ा, मतलब वन से इंफिनिटी। तो बच्चों यहाँ देखो, एफ का डोमेन जो था वो ये था, जी का डोमेन था ये, तो डोमेन ही बराबर नहीं है। जब दोनों के डोमेन ही बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएंगे? नॉन आइडेंटिकल। बात समझना कि फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। एक और एग्जांपल बच्चों लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला एग्जांपल। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को देख के कि सुबह 8:15 वाली क्लास में आधे लोग आप सोते रहते हो, है ना? ठीक है, ऐसा फील आ रहा है मेरे को देख के आपको, सुबह वाली क्लास में आधे लोग
सोते रहते हैं आप लोग, है ना? ठीक है, सही कह रहा हूँ ना बच्चों? हाँ, देखो सुबह वाली क्लास में ना आज बच्चे भी, स्टूडेंट भी देखो कितने कम हो गए, और ये भी 10 बजे बढ़ जाएंगे। तो मैं 2 दिन से 10 बजे ले रहा था ना, आज पहली बार 7:15 ले रहा हूँ। कई बच्चे सो रहे हैं कि भाड़ में जाए, बाद में उठेंगे रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो बच्चों रिकॉर्डिंग देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रिकॉर्डिंग तो देख सकते हो आप, लेकिन एक बात है, आप रिकॉर्डिंग देख लोगे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लोगे भाई, लेकिन आईआईटी में जाने लायक नहीं बन पाओगे। कारण क्या है? जिस इंसान में इतना डिटर्मिनेशन नहीं है, ठीक है, अह, उसके साथ दिक्कत है। एक बात मैं सिंपल सी पूछता हूँ आपसे, देखो देश में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एक कॉमन सेंस की बात पूछता हूँ, देश में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, टीचर्स के लिए पेपर होता है, आपने देखा होगा राजस्थान में रीट होता है, यूपी में भी होता है, यूपी टेट कर कुछ, नीट का एग्जाम भी होता है इतने बड़े लेवल पे, ठीक है, हमारे देश में नीट का एग्जाम में भी लाखों बच्चे देते हैं, वो भी होता है। हमारे देश में एसएससी का पेपर भी होता है, लाखों 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 बच्चे देते हैं। लेकिन पता है आईआईटी के पेपर में स्पेशल क्या है? उसमें भी लाखों बच्चे देते हैं, पर दोनों एग्जाम, ये सारे एग्जाम में और आईआईटी में एक फर्क बताता हूँ मैं आपको ना, ठीक है? यूपीएससी खैर बहुत अच्छा एग्जाम है ना? लेकिन मैं दोनों एग्जाम में फर्क बताता हूँ आपको, आईआईटी में वर्सेस आईआईटी वर्सेस बहुत सारे बड़े एग्जाम हमारे देश के, जो वाकई में टफ भी माने जाते हैं, काफी टफ भी माने जाते हैं, और बहुत मुश्किल से लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? नहीं, फर्क बताता हूँ। फर्क ये है कि आईआईटी का कट ऑफ जाता है 20, 21, 22% आज के जमाने में एडवांस का, और बाकी एग्जाम आप देखोगे, एसएससी का हो गया, या आपका टीचर का, अभी राजस्थान में टीचर का पेपर हुआ था भाई, आरटेट कई लाखों बच्चों ने दिया, तो 150 में से 148, 146, 146, 147 वालों का भी नंबर नहीं आया, ठीक है? तो टफ तो वो भी है, और टफ आईआईटी भी बहुत है, आईआईटी का तो बहुत होगा है भैया, ठीक है, बहुत टफ है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके पूछोगे इंडिया के टफेस्ट एग्जाम कौन सी, यूपीएससी और आईआईटी बोलेंगे। तो आईआईटी में टफनेस में फर्क क्या है? आईआईटी में टफनेस में फर्क ये है कि आईआईटी वाले चाहते तो पेपर सिंपल कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, कट ऑफ 85 चला जाता, 80 चला जाता, 70 चला जाता, पेपर आसान कर देते। जैसे नीट में कट ऑफ जाता है सब 75, 70, 80, पेपर आसान कर देते नीट वालों की तरह। भाई उनको तो एडमिशन देना है ना, उनको तो 10,000 लोगों को मांगा एडमिशन देना है, वो तो दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? कितना भी पेपर इजी कर दो, पेपर कितना भी इजी कर दो, आप कॉमन सेंस से समझिएगा आईआईटी की, अगर आप ये चीज समझ पाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आप आईआईटी में आज से अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे, ठीक है ना? तो वो चाहते तो पेपर आसान कर लेते, बोले यार कर दो ना आसान, क्या दिमाग लगाना, 10,000 बच्चे लेने हैं ना, तो 10 लाख बच्चे लेंगे, तो इनके सबसे ज्यादा 10,000 वो बच्चे जो टॉप 10,000 में आएंगे उनको ले लेंगे, उनकी 90% आए, 85, हमें क्या करना, 99 जाने दो कट ऑफ, कोई समस्या थोड़ा। नीट में भी तो जा रही है, नीट में भी जा रही है, ठीक है, उधर से आपका बैंक पीओ और ये एसएससी और सारे एग्जाम में जा रही है, ठीक है, तो हमें क्या दिक्कत है भाई, हम क्यों 20% वाला एग्जाम देते हैं? तो बच्चे ये फर्क समझाता हूँ मैं आपको ना, ठीक है? आईआईटी को वो बच्चे चाहिए ही नहीं जो सिंपल सिंपल पढ़ाई करें और 70% छोड़ दें और 70 कट ऑफ जाए और वो 70 से प्रोफाइल ले ले। आईआईटी को ऐसे बच्चे चाहिए ना। आईआईटी का ये है कि यार देखो हमारे एक स्टैंडर्ड है, हम वो पेपर लेंगे, जो बच्चा इस स्टैंडर्ड तक उठ सकता है हम उसे एडमिशन देंगे। कोई अगर नीट के जैसा तैयारी कर ले, नीट मतलब जो मेडिकल का होता है, उसमें बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ले और 80% छोड़ दे, हमें नहीं चाहिए वो बच्चा। हमें वो बेसिक चीजों वाला बच्चा चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम बनाते हैं दुनिया के सबसे, पूरी दुनिया के सबसे क्रिटिकल माइंड्स तैयार कर रहे हैं आईआईटी में, बैचलर लेवल पे, ठीक है ना? तुमको पता है कि वो इंसान चाहिए जो हर मुश्किल, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को देख के डरे नहीं, उसके अंदर पेशेंस हो, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, डिसिप्लिन हो लाइफ में, वो बच्चा उनको चाहिए। तो आप समझो उनको वो बच्चा क्यों चाहिए, वो क्यों 20%, सोचो उनको क्या मजा आता होगा कि 20% कट ऑफ जा रहा है, 25% कट ऑफ जा रहा है, उनको तो लगता होगा ना यार ये तो मतलब बेइज्जती नहीं हो रही है कि यार एक एग्जाम का कट ऑफ 20% है ना, और दुनिया और देश के बाकी एग्जाम का 75, 80, देखो आप नीट वाले मजे से बोलते हो यार कट ऑफ ही मतलब 75 क्या था यार, मेरे तो 74 आ गई। आईआईटी का बच्चा तो ये बता भी नहीं पाता, बेचारा क्या बोलता है कि मेरे तो सर 10% आए थे, कट ऑफ तो 18% था, 19% था, और वो प्राउड से बताते हैं देखो मेरा तो ना 70% तो मैंने निकाल लिया था, बस 4% कम रह गए, तो 70% जितनी पढ़ाई की थी। इसका मतलब ये नहीं है भाई 70% की पढ़ाई हमने भी की है आईआईटी में, अपन भी कर रहेंगे एडवांस के लिए, पर क्या होगा वहाँ 70% आते नहीं है, वहाँ 18, 20, 25, 30, 40, 35% आते हैं। तो उन्होंने इतना टफ एग्जाम क्यों बनाया? जब उन्हें एडमिशन देना है तो उनकी इच्छा है, वो सिंपल पेपर बनाते हैं, बोले हम तो 10,000 ले लेंगे ऊपर से, चाहे वो 90% पे जाए, फालतू में टफ क्यों बनाए, 10,000 लेने तो ले लेंगे भैया, क्या दिक्कत है? पर उन्होंने बोला हमें 10,000 से मतलब नहीं है, और हमें ये भी मतलब नहीं है कि भैया वो शुरू के हम 90% वाले देंगे, हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो वो चाहिए जो उस स्टैंडर्ड के, उस लेवल के प्रॉब्लम कर सकता है,
क्योंकि हम तैयार करते हैं देश मतलब पूरी वर्ल्ड के टॉप क्लास इंजीनियर्स और टॉप क्लास मैनेजर्स भी निकलते हैं आईआईटी से। आईआईटी से निकल के लोग सीधे बड़े बड़ी पोस्ट मैनेजमेंट पे हैं। तो उनको पता है कि एक आईआईटी का स्टूडेंट जो है, एक एनआईटी का स्टूडेंट जो है, एक ट्रिपल आईटी का स्टूडेंट जो है, वो ऐसे नॉर्मल इंसानों की तरह इंजीनियर नहीं बनता है कि कहीं भी जाके बैठ गया और वहां पे कोडिंग कर रहा है। साहब इन्फोसिस में बैठे हैं कोडिंग कर रहे हैं, इन्फोसिस में तो आप जाओगे भी नहीं। ऐसी कंपनी में छोटी मतलब छोटी नहीं, कंपनी बड़ी है, जॉब छोटी देते हैं, वहां जो जाता ही नहीं आईआईटी फाईटी वाला, आईआईटी एनआईटी वाले लोग जाते ही नहीं है। वो जाते हैं बिल्कुल अलग अलग कंपनीज में, जहाँ पे उनको अच्छी पैसे भी मिलते हैं और अच्छा औहदा भी मिलता है। सही है। तो अब ये समझो, एग्जाम का मर्ज समझो। एग्जाम आपसे नहीं चाहता है कि आप बहुत पढ़ाई करें, आप है ना खतरनाक चीजें रट लें और आप 80% छोड़े। 80 तो किसी के आने नहीं देते। वो तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो भैया 18 सवाल आते हैं एडवांस के पेपर में, आप 8 करने जितने लायक बन जाओ, हम आपको आईआईटी में एडमिशन दे देंगे। ठीक है। आप 8 करने के लायक बन जाओ, है ना, 18 में से आप 8 कर लो, हम आपको अच्छी आईआईटी दे देंगे, अच्छी ब्रांच दे देंगे। हमें तो 8 करके बता दो आप हमारे। लेकिन वो 8 हम ऐसे देंगे, खून चूस लेंगे मतलब एग्जाम के अंदर, कि एग्जाम में हर सवाल देख के खौफ आएगा बच्चे के अंदर। क्योंकि खौफ क्यों दिखाते हैं? वो इसलिए दिखाते हैं कि यार एक्चुअली एक ऐसा स्टूडेंट उन्हें तैयार करना है जो पूरे वर्ल्ड में जाके चीजों को लीड करने वाला है। उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं हर कॉम्प्लेक्स चीज को समझने की। उसे ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज तक आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं लगाई कॉलेज जाने के बाद। वो दुनिया की हर चीज खुद पढ़ते हैं। उनको आईएएस करना है तो वो बैठे बैठे कॉलेज में पढ़ के वहां से आईएएस निकाल लेते हैं, कैट खुद से बैठ के कर लेते हैं। अरे उस उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। उनको वैसे ही लोग चाहिए कि जब टेक्नोलॉजी रोज बदलेगी तो उस इंसान को ऐसा नहीं कि रोता फिरेगा, अरे टेक्नोलॉजी बदल गई यार, अब तो मैं ट्यूशन लगाऊंगा। वो रात को देख लेता है चीजें और सुबह जाके ऑफिस में बॉस ही रहता है वो। क्योंकि उसके नीचे वाले लोग आनंद फानंद कॉलेज से आए होते हैं, उनको फिर से पढ़ना पड़ता है, 3 महीने लग जाते हैं, ट्यूशन लगानी पड़ती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है। वो आता है रात को देख के 2 घंटे, उसके बाद वो बॉस ही रहता है वो। तो अब ये समझो, है ना। ठीक है, इस चीज को समझे आप। तो अगर आपके अंदर ये नहीं है कि चलो बाद में उठेंगे देखेंगे, तो आईआईटी आपको पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। आईआईटी को पता है ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। आईआईटी को तो वो लोग चाहिए भैया कि रात को डिजास्टर हो जाए कंपनी के अंदर तो आईआईटी वाला बंदा इतने मुश्किल समय में 4 बजे उठ के पहुंच जाए, और उसके बाद भी उसका दिमाग इस चीज के लिए तैयार हो कि उसको हमेशा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में डिसीजन लेना आते हो। क्योंकि उसने आईआईटी जेई का एग्जाम क्लियर किया है, तो जेई के अंदर पेपर में हर सवाल बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल होता है अपने आप में। और उसने इतने मुश्किल समय में 3 घंटे के अंदर, है ना, हर कॉम्प्लेक्स सवाल को समझा है, आंसर किया है। इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रगल करने की और डिसीजन लेने की पावर है। ठीक है। तो वो कैसे लेगा भैया? वो तभी लेगा, है ना। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए एग्जाम डिजाइन किया गया है। आप क्या सोचते हो कि मजे आते हैं आईआईटी वालों को कि 20% कट ऑफ जा रहा है, 18% बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं, ये बड़े बड़े सवाल दे रहे हैं, एक एक क्विज का सवाल है, मजा आता है? नहीं। उनको ये नहीं चाहिए कि भाई ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है। आप समझो, दुनिया देश में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है, बैंक पीओ का भी होता है। बैंक पीओ में 80-80% कट ऑफ जाती है, जो क्लियर कर लेता है वो बैंक में लग जाता है। इनको नहीं चाहिए। इनको नहीं चाहिए भैया कि 80% लाओ। इनको बोलो कि मत लाओ, कुछ मत लाओ भैया। हमें तो वो बच्चा चाहिए जो हमारा सेट किया हुआ पेपर सॉल्व कर ले, चाहे 18 में से 6 सॉल्व कर ले, हम एडमिशन दे देंगे। क्योंकि हमारा तो हर एक सवाल अपने आप में खतरनाक है। हमें तो वो वाला बच्चा चाहिए। हमें नहीं चाहिए जो 90% वाला, 99 वाला, है ना। उनको चाहिए होता तो आपके बोर्ड के से उठा लेते, बोले बोर्ड के टॉपर उठा लो ना, काय को एग्जाम देते हैं। उनको चाहिए कि बोर्ड वाले बच्चे नहीं चाहिए हमको भैया, जो रट के और एग्जाम में कॉपी में सुंदर सुंदर लिख के आते हैं। बोलते लाइफ में सुंदरता कहीं नहीं होती। व्हेन यू आर एट द टॉप पोस्ट ना, वहाँ सुंदरता नहीं होती है, वहां तो स्ट्रगल होते हैं। ठीक है। जब आपको हर महीने 10 लाख तनख्वाह मिल रही होती है, 8 लाख तनख्वाह, तो स्ट्रगल है वहां पे। आपके ऊपर कंपनी है, आपके नीचे एम्प्लॉय है, आपके ऊपर कंपनी ने कम से कम 10,000 5,000 करोड़ रुपया लगा रखा है। तो स्ट्रगल है। समझिए। तो ये चीज अगर आपके अंदर है कि चलो बाद में देख लेंगे, तो आप ये मान लीजिए आप आईआईटी की रेस से बाहर हो चुके हैं पहले से ही। बधाई दे रहा हूँ मैं आपको ना। आप रेस से बाहर हैं। रेस में जो है वो है जिसको हर चीज टाइम पे करनी है, उसके लिए कुछ सवाट नहीं होता, उसके लिए कोई दस नहीं होता है। ठीक है। उसको हर चीज के लिए तैयार रहना है। आप डिसाइड कर लो, है ना, कैसी लाइफ जीनी है। एक होता है ना बच्चे छोटे से मासूम से बच्चों वाली जिंदगी जीनी है हमेशा। एक बॉन्ड वाली लाइफ जीनी है। बॉन्ड मतलब मैं हूँ, मतलब सब कुछ कर दूंगा, ठीक है, मैं हूँ, वैसी वाली लाइफ जीनी है। तो आईआईटी में जाना है आपको। ठीक है। और आईआईटी में जाना है भैया, तो वैसा बॉन्ड बनना पड़ेगा। बॉन्ड मतलब बॉन्ड। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी ना आपने? ठीक है। तो वो बॉन्ड मतलब बॉन्ड, अपने काम से काम प्यार रखता है वो। ठीक है, वैसे आपको बनना है। आ गया? तो भैया इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरह की चीजें ना करें। ठीक है। इस तरह की चीजें करने से आपका एटीट्यूड शो हो जाता है एग्जाम के प्रति। और ये एग्जाम बड़ा खतरनाक है, पता है? ये एग्जाम डिजाइन ऐसे किया गया है, ये बिना नॉलेज वाले बच्चों को भी बाहर कर देता है।
ये बिना मेहनत वाले बच्चों को भी बाहर कर देता है। और कई बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं, 14 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ब्रेन काम नहीं करता, उनको भी बाहर करता है। और वो बच्चे जिनका ब्रेन भी काम करता है, नॉलेज भी अच्छी है, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पाते। आईआईटी के अंदर एग्जाम में 3 घंटे में बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन जो उन्होंने कभी जिंदगी में किसी ने नहीं देखे। आईआईटी हर बार नए सवाल देता है, ऐसे खतरनाक एकदम फोड़ू टाइप के। तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में एकदम टफ और गंदा सवाल देख के जो पेशेंस रख के डिसीजन ले ले, सवाल पढ़ ले, उसको समझ ले और सॉल्व कर ले, उनको तो वो बच्चे चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाता, नॉलेज बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत की है, सब रटा हुआ है, पर उस क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पा रहा, आईआईटी उनको भी बाहर करता है। ठीक है, आईआईटी का पेपर ऐसे डिजाइन किया जाता है, समझ रहे हैं आप, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आईआईटी जो आपसे मांगता है, आपको आईआईटी के लिए वैसा बनना पड़ेगा। आईआईटी आपके लेवल पे नहीं आएगा, है ना, आपको आईआईटी के लेवल पे जाना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, तो ये हमने इक्वल आइडेंटिकल देखा, और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो, यहाँ से हम एक और फंक्शन लेते हैं। देखो एक छोटा सा फंक्शन है एफ एक्स बराबर, अब आपने चूंकि लॉग पढ़ा ही है, सर ने पढ़ाया, तो लॉग का लिखता हूँ, लॉग एक्स बेस ई। और बच्चों एक जी एक्स मैंने लिखा 1 अपॉन, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की ना, लॉग को अगर उल्टा करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी होगी कि लॉग ए बेस बी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। ठीक है, ये तो बच्चों देखो दिखने में तो क्या है, दोनों फंक्शन एक जैसे दिख रहे हैं प्रॉपर्टी के तहत, लेकिन ये दो बराबर हो सकते हैं बशर्ते डोमेन, पहले डोमेन भी चेक कर लें भैया। तो ये वाला जो एफ एक्स है वो डिफाइन कब होगा, लॉग एक्स डिफाइन कब होगा बच्चों, जब एक्स पॉजिटिव है, सिंपल। तो इसका डोमेन क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब 0 से इन्फाइनेट, इसका डोमेन आ गया 0 से इन्फाइनेट। ठीक है, ये एफ का डोमेन है भैया। लेकिन हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर क्या 1 अपॉन में है, ये समझ रहे हो आप भावनाओं को, ये है। तो लॉग का जो बेस है वो एक्स है, लेकिन मतलब लॉग का बेस एक्स है। तो भैया ये लॉग डिफाइन होने के लिए एक्स को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ एक और कंडीशन लगेगी, एक्स नॉट इक्वल टू 1। मतलब मैं जब जी का डोमेन लिखूंगा बच्चों, जी का डोमेन, तो उसमें लिखूंगा 0 से इन्फाइनाइट तो है ही, लेकिन साथ में 1 हटाना है। तो अब देखो केवल 1 जो नंबर है उसका डिफरेंस है दोनों डोमेन में, लेकिन है तो अलग अलग। तो अगर दोनों डोमेन अलग है तो फंक्शन नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे, एक जैसे दिखते हुए भी नॉन आइडेंटिकल हो रहे हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो हम बोलेंगे "सर, ये तो बराबर होता ही है इसके"। तो भैया बराबर होता है, लेकिन कब होता है पता है बराबर, दोनों की कॉमन डोमेन में। इसमें कॉमन डोमेन, दोनों का कॉमन डोमेन निकाल लो, उसमें दोनों चीजें बराबर होंगी, एफ एक्स बराबर होंगे बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लेकिन समझ पा रहे हैं हम, लेकिन क्या है कि समझिएगा भावनाओं को, लेकिन हम फंक्शन की बात करें तो डोमेन भी बराबर होने चाहिए, डोमेन बराबर नहीं है तो फंक्शन को आइडेंटिकल फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है कि एक एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन है बच्चों जी एक्स बराबर 1। अब देखो वन मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत, शीट में भी दे रखा है, एक बार देख लीजिएगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो हमेशा कांस्टेंट हो। जैसे कि एक फंक्शन है भैया जी एक्स बराबर 1 या जी एक्स बराबर कांस्टेंट, तो इसका मतलब होता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, हमेशा कांस्टेंट ऐसे। ठीक है, तो ये जी एक्स बराबर 1 है और ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स, दो फंक्शन मैंने लिखे हैं। तो ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो हमें दिख रहा है यार कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है ना 1, ये भी 1 होता है और जीएक्स भी 1 है, तो तब तो बराबर ही रहे। बट एक्चुअली बात ये है कि डोमेन की बात करनी है। तो जी तो क्या है बच्चों, हमेशा 1 है, तो जी का डोमेन जो है, जी का डोमेन तो क्या हो जाएगा आर। ठीक है, आर हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 1 जरूर होती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि भैया सेक एक्स और टेन एक्स डिफाइन तो हो पहले। तो ध्यान रखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का 1 लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब सेक एक्स और टेन एक्स खुद डिफाइन हो ना। तो बताओ टेन एक्स डिफाइन कब नहीं होता है, तो आपने टेन एक्स का ग्राफ देखा होगा। टेन एक्स कब डिफाइन नहीं होता है, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे, 9 पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पे, माइनस 3 पाई बाय 2 पे, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे, सही है। और ऐसी सेक एक्स डिफाइन कब नहीं होता, सेक एक्स, तो sec x भी कब डिफाइन नहीं होता है, sec x भी तब डिफाइन नहीं होता है जब x क्या होता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ये देखो कैसे समझते हैं इस बात को ना, अगर कोई भूल जाए, तो जैसे tan x आप भूल जाओ कब डिफाइन नहीं है, तो हमेशा tan x को लिख दो sin अपॉन cos और लगाओ कॉमन सेंस, sin अपॉन cos है। तो बताओ यार ये चीज डिफाइन कब नहीं होगी, हमेशा डिफाइन होगी, बस cos 0 नहीं होना चाहिए। cos 0 कब कब होता है,
cosec 0 कब कब होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, तो cosec 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू π/2 3π/2 वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसका ना ये कब डिफाइन है, tan x हमेशा डिफाइन है सिवाय π/2 3π/2 5π/2 के। इसका ना tan x का डोमेन कितना हो जाएगा, तो tan x का डोमेन आ जाएगा r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन बच्चों अगर बात की जाए sec x, कोई भूल जाए कि sec x डिफाइन कब है, तो sec x को क्या लिखोगे, 1/cos। अब ये भी डिफाइन कब नहीं है, जब cos x 0 बन जाए अपॉन में। तो cos x 0 कब बनेगा बच्चों, ये बताओ। वही π/2 3π/2। उसका tan x का डोमेन भी वही है, sec x का डोमेन भी वही है, समझ में आया। तो ये बताओ कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर का डोमेन भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है। इसका मतलब f का अगर हम डोमेन निकालें तो f का डोमेन क्या आएगा, वही आएगा जो sec x का है, और वही आएगा जो tan x का, दोनों का सेम होता है, tan x sec x का है ना। तो क्या होता है, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो बच्चों ये आ गया। तो इसका डोमेन कितना आ गया f का, r माइनस समथिंग। जबकि g का डोमेन क्या है भैया, g हमेशा कांस्टेंट है, g का डोमेन तो r है। तो डोमेन अलग अलग होने की वजह से ये फंक्शन नॉन आइडेंटिकल हो गए, वरना दोनों की वैल्यू तो हमेशा 1 1 आती थी, पर डोमेन अलग अलग हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है, इसलिए फंक्शन नॉन आइडेंटिकल हो गए। अब एक और सवाल देखते हैं, देखो। चलो मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ वो सवाल, है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखना बच्चों ना। क्वेश्चन ये है कि f(x) जो है मुन्ना अपने पास, f(x) की वैल्यू है tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर। बेटा अभी आइडेंटिकल के एग्जांपल दे रहे हैं, तुम इतना इम्पेशेंट मत हुआ करो, है ना, ठीक है, अभी दे देंगे, अभी सब दे देंगे। tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यार ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, f(x) ये है और g(x) ये है। तो बच्चों सबसे पहले तो डोमेन निकालेंगे। तो यार एक बात बताओ, f का डोमेन निकालेंगे तो f में क्या है, साइन स्क्वायर x तो हमेशा डिफाइन है, ऑलवेज, कोई समस्या नहीं है। पर tan स्क्वायर x हमेशा डिफाइन नहीं है। tan स्क्वायर x बोलता है कि मैं तब डिफाइन होगा जब tan x डिफाइन होगा, और tan x डिफाइन कब होगा, जब x π/2 3π/2 5π/2 ना हो। इसका मतलब इसके डोमेन में क्या आएगा, इस पूरे फंक्शन के डोमेन में sin x तो बेचारा हमेशा डिफाइन है, लेकिन tan x को तकलीफ है। तो क्या आएगा, r में से वो टर्म घटा दो जहाँ tan x मल्टीप्लाई नहीं होता। कहाँ नहीं होता, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, जहाँ n क्या चीज होती है बच्चों, इंटीजर्स होते हैं ना, ठीक है। तो ये आ गया f का डोमेन। g के डोमेन की बात करें बच्चों, डोमेन ऑफ g, तो डोमेन ऑफ g की बात करनी है, तो बच्चों डोमेन कितना आएगा, tan स्क्वायर x का डोमेन वही r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 साइन स्क्वायर का कुछ भी। तो दोनों का अगर एक साथ डोमेन निकालना है ना भाई, पूरे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन। तो भैया पूरे फंक्शन का डोमेन आ जाएगा r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो एक चीज मजेदार समझ में आई कि यहाँ पे g का f का डोमेन और बच्चों g का डोमेन दोनों बराबर आ गए, सही है। पर डोमेन बराबर होने से ही फंक्शन आइडेंटिकल नहीं हो जाते हैं। डोमेन तो sin x और cos x का भी बराबर है। बताओ sin x का डोमेन क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ आपको। मान लो एक फंक्शन है f(x) बराबर sin x, और दूसरा लेता हूँ gx बराबर cos x। f(x) f का डोमेन कितना है, r, g का cos x का डोमेन कितना होता है, r। तो दोनों के डोमेन बराबर हो गए, इसका ये मतलब तो ना कि sin x हमेशा cos x के बराबर है। क्या sin x हमेशा cos x के बराबर होता है क्या, ठीक है, sin x क्या हमेशा cos x के बराबर है हर वैल्यू के लिए, नहीं। तो भैया जब sin x और cos x हमेशा बराबर, अरे किसी पॉइंट पे हो सकते हैं π/4 पे बराबर, हमेशा थोड़ा होता है 90 पे, थोड़ा बराबर बराबर होता है sin x cos x। तो बराबर होने के लिए क्या चाहिए कि x की हर वैल्यू पे fx और gx बराबर भी हो। तो sin x और cos x हमेशा बराबर कहाँ होते हैं, तो ये फंक्शन नॉन आइडेंटिकल है, जबकि डोमेन सेम है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोमेन तो सेम है दोनों का, ऊपर वाले सवाल में आ जाओ, दोनों का डोमेन सेम है, पर फंक्शन भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो भैया फंक्शन बराबर के लिए हमने देखा ये जो tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x जो fx की वैल्यू है, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स जो है, ऐसा तो नहीं है कहीं कि इसको सॉल्व करके ये जी एक्स के बराबर बन जाता हो। तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, और मैंने क्या कोशिश की भैया, मैंने सोचा कि ऐसा बनाने की कोशिश की, कितना, जी एक्स के बराबर, चेक तो करें बराबर तो नहीं है कहीं। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर एक्स था, अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है जी एक्स में, मुझे दिख रहा है बीच में माइनस का साइन लाना है, क्योंकि यहाँ बीच में इनटू है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो साइन स्क्वायर था इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। क्यों, ताकि यार बीच में माइनस तो क्रिएट हो कम से कम। अब मैंने tan स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 से, कितना आएगा tan स्क्वायर x। फिर मैंने क्या किया बच्चों, tan स्क्वायर को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, tan स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बच्चों मैंने इसको लिखा tan स्क्वायर x माइनस, ये tan स्क्वायर x को क्या लिखा इधर, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है बच्चों, और ये कितना था cos स्क्वायर x, ठीक है। तो बच्चों ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हुआ,
कितना आ गया, tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यार ये फंक्शन भी fx को सॉल्व करके भी ये तो किसके बराबर आ गया, gx के। मतलब fx और gx फंक्शन क्या है, बराबर है और डोमेन भी सेम है। तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, जब डोमेन भी सेम है और फंक्शन भी दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं हमेशा, तो क्या हो जाएंगे, फंक्शन आइडेंटिकल। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये आप समझ पाए होंगे आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। तो अगर सुनो, दो फंक्शन आइडेंटिकल हैं तो इसका क्या मतलब है बेटा। निशा, बेटा आपने रेज हैंड किया है, कुछ बात है, कुछ कहना है बेटा, चैट में लिख सकते हो आप। सही है। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए ना जो मैंने बात आपसे कन्वे करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक मजेदार चीज समझिएगा आप, ठीक है ना। तो समझना अच्छे से कि fx and gx, if fx and gx are identical functions, fx और gx दो आइडेंटिकल फंक्शन है। आइडेंटिकल मतलब समझ रहे हैं, fx gx के इक्वल ही आता है हमेशा। x की हर वैल्यू पे fx और gx हमेशा इक्वल आते हैं, हर बार वैल्यू सेम आती है, साथ में डोमेन भी सेम है। तो fx and gx are identical function, then graphs of fx and gx coincide। तो बच्चों जब एक बार बताओ fx और gx हमेशा बराबर आते हैं तो उनके ग्राफ भी क्या आएंगे, हमेशा एक जैसे ही बनेंगे, क्योंकि fx और gx में तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, x वर्सेस y। तो y बराबर fx का ग्राफ बनाओगे, फिर y बराबर gx का ग्राफ बनाओगे, तो जब भी x की वैल्यू डालोगे तो fx और gx की वैल्यू सेम आएगी। सेम आएगा मतलब एक जैसा ही ग्राफ बनेगा। इसका मतलब अगर बच्चों दो फंक्शन आइडेंटिकल है, तो अगर ये y बराबर fx का ग्राफ है, सोचो आप, है ना, ये इसका डोमेन है, मान लो a से b, a से b क्या है, f का डोमेन। तो अब अगर gx भी आइडेंटिकल है तो इसका डोमेन भी a से b होगा, और साथ में जो जो वैल्यू आप, जो a की वैल्यू a पर f ऑफ a की वैल्यू आएगी वही g ऑफ a की आएगी। कोई नंबर है यहाँ पे, मान लो ये नंबर है हमारे पास x इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू अल्फा पर जो f की वैल्यू आई है वही g की आएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो ग्राफ आपका fx का है वही ग्राफ क्या बनेगा, gx का। क्योंकि फंक्शन ही आइडेंटिकल है तो डोमेन भी सेम है, फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, तो यही फंक्शन किसका बनेगा, y बराबर fx का भी और y बराबर gx का भी। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। सही बात है, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर दो फंक्शन जो है वो आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन वैल्यू सेम आती है, लेकिन डोमेन अलग है, समझ रहे हैं। जैसे ये देखो, जैसे यहां से समझाता हूँ आपको ना, एक फंक्शन देखना, अभी अपन ने देखा था एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन था, ठीक है। और एक फंक्शन था जी एक्स बराबर वन। तो ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं थे, लेकिन इनकी वैल्यू सेम आती है, ये भी वन आता है और ये भी वन आता है, लेकिन कब आते हैं, कॉमन डोमेन में, ठीक है। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि इस केस में एफ एक्स और जो जी एक्स है वो दोनों बराबर तो होंगे, इक्वल टू वन, पर हमेशा नहीं होंगे, क्या होंगे, इन देयर कॉमन डोमेन। मतलब ऐसा एक्स जो दोनों के डोमेन में दोनों पर वैल्यू बराबर आएगी। इसका मतलब जब मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगा, गौर से देखिएगा, तो जब मैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी वन ही आएगा। उसका मतलब इसका ग्राफ भी वन ऐसे कांस्टेंट ही बनेगा। लेकिन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के डोमेन में एक्स क्या नहीं हो सकता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर जो पाई बाई टू आएगा उस पर ये ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चों, बबल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बबल। फिर थ्री पाई बाई टू पे भी ग्राफ डिफाइन नहीं है तो क्या आ जाएगा बच्चों, बबल। ठीक है, फाइव पाई बाई टू पे भी ये ग्राफ डिफाइन नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, फाइव पाई बाई टू पे भी बबल। ठीक है, ऐसे ही माइनस पाई बाई टू पे भी ग्राफ डिफाइन नहीं है तो क्या आ जाएगा, बबल। ये बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा ग्राफ हो गया किसका, y बराबर एफ एक्स का, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम y बराबर जीएस का ग्राफ बनाएंगे तो जीएस का डोमेन कितना है, जीएस तो हमेशा वन दे रखा है, तो उसका ग्राफ तो सीधा सीधा वन बन जाएगा ऐसा। ठीक है, y बराबर जीएक्स।
और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है y की वैल्यू, ये कौन सी लाइन खींच रखी है आपने, दोनों जगह y की वैल्यू 1 है तो ये y बराबर 1 लाइन है और ये भी y बराबर 1 लाइन है। तो दोनों का ग्राफ देखो आप सेम दिख रहा है, बट एक्चुअली अलग अलग भी है क्योंकि यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं और यहाँ पे बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्टली ये दोनों फंक्शन के ग्राफ सिमिलर नहीं है क्योंकि फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। अगर फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है तो ग्राफ कंसाइड कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन डोमेन की बात करें, कॉमन डोमेन समझ रहे हो आप, कॉमन डोमेन मतलब दोनों का कॉमन डोमेन क्या आएगा, दोनों का कॉमन डोमेन अगर पूछूं कॉमन डोमेन, तो दोनों का कॉमन डोमेन क्या आएगा भैया, कॉमन डोमेन क्या चीज है, दोनों का कॉमन डोमेन आ जाएगा ये r माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, सही है। तो अगर मैं इनके कॉमन डोमेन में बात करूं, इसमें कॉमन डोमेन में, तो आप देख सकते हो कि ये y बराबर एक्स का ग्राफ तो ये बना हुआ है, और y बराबर जी का ग्राफ भी अगर हम कॉमन डोमेन में देखें, मतलब हम पाई बाई टू पे देखे ही नहीं क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो देखो, और माइनस पाई बाई टू पे देखे नहीं, मतलब हम तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का देखे हैं, तो देखो सेम ही आ रहा है ग्राफ। हम इन पॉइंट्स पे देख ही नहीं रहे जहाँ पे बबल है क्योंकि कॉमन डोमेन है ही नहीं। फिर हम पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में देखें बस, तो वहां भी ग्राफ आइडेंटिकली आ रहा है, देखो आप। तो कॉमन डोमेन में दोनों का ग्राफ सेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स बराबर है कॉमन डोमेन के लिए, बट वो फंक्शन आइडेंटिकल क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन सेम नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों के ग्राफ कब कॉन्साइड करेंगे, इस केस में इन दोनों के ग्राफ कॉन्साइड तो करेंगे पर हमेशा नहीं करेंगे, कॉमन डोमेन में करेंगे। किसमें करेंगे, कॉमन डोमेन में, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस हैं, क्या उनके ग्राफ कॉन्साइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर ये सिंपल पूछ ले कि क्या हमेशा कॉन्साइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हमेशा कॉन्साइड, क्यों, क्योंकि डोमेन कॉमन नहीं है इसलिए हमेशा कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें हैं घुमा फिरा के पूछी जा सकती है, समझ गए आप। चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और है ना, ठीक है, तो आपको इक्वल आइडेंटिकल का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ, एक बार टाइम देख लिया जाए बच्चों, है ना। हाँ बेटा, बेटा राजन, आइडेंटिकल फंक्शन में रेंज सेम होगा ना, क्योंकि आइडेंटिकल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि डोमेन की, कॉमन सेंस लगाओ, डोमेन की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स और जी एक्स की बराबर है। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स के लिए हमेशा बराबर आएगी, तो एफ ऑफ एक्स अगर 1 से 10 तक जाएगा तो जी ऑफ एक्स भी 1 से 10 तक चला जाएगा, क्योंकि वैल्यू बराबर ही आनी है। जो एफ की वैल्यू वही जी की, जो एफ की वही जी की, तो एफ अगर 1 2 3 4 10 चला गया तो जी भी 1 2 3 4 10 चला जाएगा। इसका मतलब, ठीक है, दोनों का रेंज तो सेम आना ही है, रेंज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो बच्चों आप समझते हैं, एक और बात है ना, ठीक है, एक और बात समझिएगा, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल रूल। अब भैया ये चीज समझिएगा, ये फंक्शनल रूल क्या बला होती है, आखिर होता क्या है ना फंक्शनल रूल। तो देखो अभी हमने देखा था एफ एक्स बराबर, हमें हमेशा सवाल में दे देते हैं एफ एक्स बराबर फलाना, एफ एक्स बराबर ढिमकना, एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन। तो देखो ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, जैसे एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है। तो भाई इसको बोलते हैं फंक्शनल रूल। मतलब ये अगर आप एक्स इनपुट दोगे तो फंक्शनल रूल कहता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू एक्स प्लस वन के बराबर आ जाएगी। एक्स क्या है, इनपुट है, और ये टू एक्स प्लस वन क्या आएगा, आउटपुट। तो इसका मतलब अगर एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है तो हम एक्स को वन रख सकते हैं, तो हमारा फंक्शनल रूल ये रूल है। फंक्शनल रूल मतलब टू एक्स प्लस वन एक रूल है। देखिए जब भी आप f के अंदर x देते हो, x होता है इनपुट, तो आपका आउटपुट क्या आता है, वो एक रूल डिसाइड करता है। जैसे यहाँ डिसाइड कौन कर रहा है, टू एक्स प्लस वन एक रूल दे रखा है कि हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आ जाएगा, थ्री। तो ये थ्री किसने दिया, फंक्शनल रूल ने, सही है। तो x का मतलब कुछ नहीं होता है, x का मतलब एक इनपुट का आपने नाम रख दिया है x। आप इनपुट इनपुट का नाम t, डेल्टा, गामा, राम, श्याम, घनश्याम, सोहन, मोहन सब रख सकते हो, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूछे कि बताइए अगर एफ ऑफ एक्स इतना है तो एफ ऑफ टी कितना होगा, हम बोलेंगे भैया क्या दिक्कत है, एक्स की जगह टी डाल दो ना, कुछ भी रख दो दोनों तरफ, हमेशा वैलिड है। कोई बोले अच्छा बताओ एफ ऑफ एक्स अगर ये दे रखा है तो एफ ऑफ वाई कितना होगा, अरे हमने बोला एक्स की जगह वाई रख दो यार, वेरिएबल का नाम है तो वेरिएबल के नाम से थोड़ा फर्क पड़ जाता है, सही है। तो अब अगर कोई पूछे कि बताओ सर हमें तो ये बताओ आप एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी, हमने कहा अच्छा ये निकालना चाहते हो, एक काम करो भैया, एफ ऑफ एक्स तुम्हें पता है ना, तो इस एक्स की जगह पे दोनों तरफ टी प्लस वन सब्सटीट्यूट कर दो, कितना, टी प्लस वन। तो इसका मतलब कर सकते हैं कुछ भी सब्सटीट्यूट, एफ ऑफ टी प्लस वन, तो यहाँ भी इसी क्या आएगा, टी प्लस वन प्लस वन, ठीक है। तो एफ ऑफ टी प्लस वन जो है टू टी प्लस थ्री।
हाँ बेटा, एक बच्चे ने सवाल पूछा अगर दो फंक्शन आइडेंटिकल है तो एक की जगह दूसरे को बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर फंक्शन आइडेंटिकल मतलब हमेशा इक्वल है बेटा, इक्वल है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो ग्राफ होगा, जो डोमेन होगी, वही जीएक्स की भी है। तो मतलब दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हो गए तो कुछ भी ले लो, एफ एक्स और जीएक्स दोनों एक ही हो गए ना, तो किसी की जगह कुछ भी ले लो। एक बताओ 2+2 कितना होता है मैथ्स में? 4। तो 4 लो या 2+2 लो, फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे ही एफ एक्स और जीएक्स आइडेंटिकल का मतलब क्या है? दोनों फंक्शन हमेशा सेम है। फंक्शन सेम है, डोमेन, अरे फंक्शन में होता क्या है? एक होता है ग्राफ, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। डोमेन सेम है, रेंज सेम है, फंक्शन की वैल्यू भी हर पॉइंट पे सेम है, ग्राफ भी सेम है, तो बस इसका मतलब दोनों फंक्शन सेम है। तो एफ एक्स की जगह जीएक्स ले लो, जीएक्स की जगह एफ एक्स ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक ही बात है। तो बच्चों हमने ये लिखा ऐसा, है ना। तो आप पूछा क्या कि भैया हमसे, अब बोलेगा सामने वाला, सामने तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन पूछा था, आपने तो एफ ऑफ टी प्लस वन निकाल दिया। हमने क्या बोला? टी, एक्स, वाई, ये सब वेरिएबल के नाम रखे हैं आपने। तो बच्चों कोई बात नहीं, आप टी की जगह अगर एक्स रख देते हो दोनों तरफ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2x+3 हो जाएगा। सही है, ये निकल गया। सही है। किसी ने बोला नहीं हमको तो चाहिए सर एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, बताओ आप तो। हमने बोला ठीक है भैया, एफ ऑफ वन अपॉन एक्स बता देते हैं। ये जो हमारा फंक्शनल रूल है ना, इसमें हम एक्स की जगह क्या डाल देंगे? वन अपॉन टी। एक्स की जगह पे वन अपॉन टी डाल देते हैं, इस फंक्शनल रूल में। तो कितना हो जाएगा? 2 × 1/t+1। तो बच्चों एफ ऑफ वन अपॉन टी कितना हो जाएगा? 2/t+1। फिर वो बोलेगा सर हमने एफ ऑफ वन अपॉन टी थोड़ा ना पूछा था, हमने तो एफ ऑफ वन अपॉन एक्स पूछा था। मैंने बोला नाम है, नाम है, मिथ्या है नाम, ठीक है ना। बोलते ना नाम मिथ्या है, तो टी की जगह क्या डाल दो? एक्स। तो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल मतलब इनपुट का नाम है। अब इनपुट का नाम कोई राम, श्याम, घनश्याम, कोई भी, मोहन, सोहन, अकबर, अमर, एकदम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसने टी की जगह एक्स डाल दिया, तो क्या हो गया? 2/x+1। यह आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। हाँ बेटा, ओजस्वी आपने सवाल पूछा है कि एक्स को डायरेक्ट 1/x डाल सकते हैं। बेटा एक्स को 1/x ही डालते हैं हम लोग भी, पर इनिशियली समझने के लिए ऐसा है क्योंकि कई बार सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो फिर वहां कंफ्यूज हो जाता है कि एक्स को क्या रखें। ठीक है, उसके लिए हम टी की फॉर्म में करने की आदत डालें, ताकि सिंपल सवाल हो जाएंगे। एक्स की जगह 1/x डाल दो डायरेक्ट, है ना। अब ये तो पहली बार जो लोग पढ़ रहे हैं उनको समझाने के लिए है, जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो सीधा एक्स की जगह 1/x डाल देंगे। लेकिन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएंगे ना बेटा, वहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको ना। ठीक है, वो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा अभी, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे, अभी अभी कर ही लेते हैं, बात निकली है तो भैया दूर तक जाएगी वाला हिसाब है। तो बच्चे एक बात बताओ, एफ ऑफ, किसी ने दे दिया एफ ऑफ x+1/x-2 जो है बेटा, उसकी वैल्यू x+2 के बराबर है, देन एफ एक्स फाइंड करो। हाँ बेटा, जिसने सवाल पूछा था ओजस्वी बेटा, ये बताओ अब एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एफ एक्स के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे x+1/x-2 का x रखेंगे। अब बोलोगे x-1/x+-2 को x रखेंगे, तो फिर यहाँ क्या रखेंगे? तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए ना, तो हम चाहते हैं कि जो x+1/x-2 है एफ के अंदर, उसको हम कोई मसाला टी रख देते हैं। कितना? टी। तो इसका मतलब यार टी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करें तो x+1 tx-2t, मतलब यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा? x कॉमन, 1 - t इज इक्वल टू माइनस का 2t-1। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2t-1/1 - t, और ऊपर नीचे मैंने माइनस कॉमन लेके काट दिया, 2t+1/t+t-1, है ना। मतलब x की जगह पे हम ये रख रहे हैं। समझ में आ गई बात? समझ रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो ये f के अंदर मसाला दे रखा था ना, ये x इतना बड़ा ना हो कि t बन जाए, तो हमने इसको t माना। पर इसको t बनाने के लिए x को कुछ तो रखना पड़ेगा, तो हमने इसको t मान के चेक कर लिया कि x को क्या रखा जाए। ठीक है, तो इसको हमने t मान के x को सॉल्व कर लिया। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ x की जगह पे क्या रख रहे हैं? 2t+1/t-1। मतलब बेटा जब x की जगह पे ये रखोगे तो इधर तो t आ जाएगा, क्यों? क्योंकि तो आपने निकाला है कि भाई देखो x+1/x-2 t है, तभी तो वहां से x की वैल्यू निकल के आई है। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या आएगा? x की जगह पे, राइट हैंड साइड में x की जगह क्या रखना है? 2t+1/t-1+2। मतलब एफ ऑफ टी कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपके पास, एलसीएम ले लो यहाँ से, t-1, t-1 एलसीएम लेते कितना आ गया? 2t+1 प्लस का 2t-2। ठीक है, मतलब 4t-1/t-1। मतलब बेटा ये एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई। अगर एफ ऑफ टी पता है तो एफ ऑफ एक्स में क्या दिक्कत है? टी की जगह एक्स डाल दो, 4x-1/x-1, क्योंकि ये टी और एक्स सब ये नाम है। तो एफ ऑफ टी पता है तो एफ ऑफ एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आया? तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछें इस तरह से निकाला जाता है। चलिए बच्चों, अब ना एक काम करते हैं अपन, फंक्शनल रूल अभी आप समझ गए थोड़ा बहुत, है ना? तो फंक्शनल रूल में एक आप छोटा छोटा सवाल देता हूं मैं आपको, फिर अपन कल फंक्शनल रूल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अब अगर ऐसा दे रखा है, एक मिनट भाई, इफ एफ ऑफ 2x माइनस वन जो है बच्चों, वो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के बराबर है, देन आपको एफ एक्स निकाल के लाना है, ठीक है, एफ एक्स निकालना है। एक और क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू जो है बच्चों, वो चीज जो है 5x माइनस थ्री के बराबर है, देन आपको एफ एक्स निकाल के लाना है, ठीक है, ये बताना है। सही है, समझ गए यहाँ तक आप, है ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आपको ये बताना है कि इफ एफ ऑफ इफ एफ ऑफ 2x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है, देन एफ ऑफ वन या टू, एक मिनट, वन वन वन, हाँ, एफ ऑफ टू, टू 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 थ्री, आपको एफ ऑफ थ्री की वैल्यू निकाल के लानी है बच्चों, है ना? ठीक है, ये हो गया एक, तो ये कॉपी की सवाल है। अब शीट शीट के सवाल में बता देता हूँ आपको बच्चों, ठीक है? शीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, तो मैं शीट निकाल लेता हूँ अभी। हाँ बच्चों, बस अभी खत्म करते हैं क्लास फटाफट से, ठीक है? या आप लोग है ना क्लास लेफ्ट कर सकते हो, अभी मैं होमवर्क डिस्कस, मैं इसमें पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, मीटिंग ऑफ कर देते हैं, ठीक है? मैं अभी वो भेज देता हूँ आपको। अब बच्चों, आप में से एक बच्चे ने प्रॉमिस किया था कल वाला हैंडआउट मुझे भेज देगा, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा एक बार, ठीक है? चलिए, अब मीटिंग ऑफ करते हैं, और अभी मैं ये अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए बच्चों, तो टेक केयर, है ना? आपका दिन शुभ रहे।